गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विमल जी ऑनलाइन क्लासेज में पुनः आप सभी लोगों का एक बार और स्वागत है। प्रिय छात्राओं, हमें उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके विद्यालय में महाराज द्वय की पुण्यतिथि कार्यक्रम के संदर्भ में आयोजित कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें आप भाग भी ले रहे होंगे। प्रिय छात्राओं, विषय पे हम आएंगे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान इतिहास का 5 पाठ का हम लोगों ने क्लास में अध्ययन किया। हमें उम्मीद है कि आप समझे होंगे और उसका मैंने प्रत्येक अध्याय का वीडियो भी बना के ऑनलाइन माध्यम द्वारा आपके ग्रुप में भी डाला। यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप उस चीज़ को जानकारी ले लीजिएगा और लेते भी हैं जैसा आप बताते हैं। प्रिय छात्राओं, आज हम लोग इतिहास के बाद नागरिक शास्त्र के पहले अध्याय का हम लोग अध्ययन करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पॉलिटिकल साइंस फॉर क्लास 10, सत्ता की साझेदारी, पावर ऑफ शेयरिंग, अध्याय 1, राजनीति विज्ञान भाग 1। ये वीडियो बेसिकली हम 2 पार्ट में बनाया है। पहले पार्ट का व्याख्या हम ऑनलाइन माध्यम द्वारा आपके सम्मुख लेके उपस्थित हुए हैं। प्रिय छात्राओं, टॉपिक पे आने से पहले 2 शब्द आपके लिए। पगडंडियों पर चल नहीं राहगीर, पगडंडियों पर नहीं चल राहगीर, राह बनाना सीख जा, देखना कतारें होंगी तेरे पीछे, बस कदम बढ़ाना सीख जा, बस कदम बढ़ाना सीख जा। प्रिय छात्राओं, इसी के साथ हम लोग अपने ऑनलाइन माध्यम द्वारा वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक सत्ता की साझेदारी, पावर ऑफ शेयरिंग लेके हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। हमें उम्मीद है कि आप अच्छी तरह समझेंगे और जहां यदि कहीं आपको कोई सुविधा होगी तो आप हमको कमेंट के माध्यम से उसको अवगत कराने का कष्ट करेंगे ताकि हम उसमें सुधार सकें या नई चीज़ें आपको दे सकें। प्यारे छात्राओं, सत्ता की जो साझेदारी है, सत्ता क्या है इसको हम जानेंगे, साझेदारी क्या है। और ये टॉपिक में 2 देशों का अध्ययन किया गया है, 2 देशों का आपस में अध्ययन किया गया है, एक बेल्जियम और दूसरा श्रीलंका। उन दोनों देशों की जो सामाजिक जो बनावट होती है, सामाजिक विविधता हो जाती है, जो जाति आधार पे विविधता होती है, बड़ी अनोखा एवं जटिल विविधता वहाँ पे पाई जाती है, जिसका वर्णन हम लोग इस अध्याय में करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि पावर क्या है, सत्ता क्या है, व्हाट इज पावर या सत्ता क्या है। सत्ता वह केंद्र है जिसके पास अधिकार व शक्तियाँ होती हैं। कहने का तात्पर्य सत्ता वह सेंटर बिंदु है, वह केंद्र है जिसके पास है अधिकार व शक्तियाँ होती हैं, सत्ता कहलाती है। जैसे कानून बनाने की शक्ति, आदेश देने की शक्ति आदि। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर कोई किसी से अपनी मर्जी के आधार पर कुछ ऐसे काम करवा सकता है जो वह अन्यथा नहीं करता, को इसे एक व्यक्ति की दूसरे पर सत्ता की संज्ञा दी जाएगी। प्रिय छात्राओं, आगे साझेदारी क्या है, शेयरिंग क्या है, किसी कार्य को मिलजुल कर करना, शेयर करना। और बंटवारा का मतलब किसी कार्य को बांट कर करना। इसके बाद सत्ता की साझेदारी, पावर ऑफ शेयरिंग, यानी कि जब किसी व्यवस्था में हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है तो उसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। कहने का तात्पर्य है जब किसी शासन व्यवस्था में, कोई भी शासन व्यवस्था, उसमें हर सामाजिक समूह यानी कि समाज में रहने वाला हर जो समाज का जो समूह है, प्रत्येक सामाजिक समूह और समुदाय, प्रत्येक समुदाय की उस शासन व्यवस्था में भागीदारी या उस सरकार में भागीदारी होती है तो उसे हम लोग सत्ता की साझेदारी कहते हैं। और सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है, क्योंकि जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है,
वही क्या है, सत्ता की साझेदारी का मूल मंत्र है। सत्ता की साझेदारी समझने के दो उदाहरण दिए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। अभी मैं कुछ मिनट पहले आपको बताया कि अध्याय में दो देशों का उदाहरण दिया गया है जिसकी जो सामाजिक जो बनावट है, जो सामाजिक जो विविधता है, बहुत ही जटिल है, और किस प्रकार से वे देश किस किस तरीके से आपस में सत्ता की शेयरिंग करते हैं, सत्ता को साझेदारी करते हैं, कि वहाँ पे गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी होती है और गृह युद्ध को टाला जाता है, और वह एक आज मॉडल के रूप में पूरे विश्व के सामने एक मिसाल बना हुआ है। उसमें पहला उदाहरण हम लोग अध्ययन करेंगे बेल्जियम की साझेदारी। प्रिय छात्राओं, बेल्जियम जो है वह यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है जिसकी राजधानी ब्रुसेल्स है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, और इसकी आबादी 1 करोड़ से अधिक है, और हरियाणा से भी क्या है, आधी है। यानी कि जो राजधानी बेल्जियम की राजधानी कहाँ है, ब्रुसेल्स, और इसकी आबादी 1 करोड़ से अधिक, और कहने का तात्पर्य है कि हरियाणा आज जो हरियाणा की जो आबादी उससे आधी आबादी यहाँ की है। नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, लग्जमबर्ग तथा देश बेल्जियम के पड़ोसी देश हैं। बेल्जियम की जाति बनावट इस प्रकार है। बेल्जियम की जाति बनावट, बेल्जियम जो देश है उसमें 3 प्रकार के भाषा भाषी के लोग निवास करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि बेल्जियम की जाति जो बनावट है उसमें 59% जो लोग हैं वह फ्लेमिश इलाके में होते हैं, और उनका जो भाषा होता है वो क्या होता है, डच। यानी कहने का मतलब है कि जो फ्लेमिश एरिया, बेल्जियम का जो फ्लेमिश एरिया है वहाँ पर डच लोग जो हैं या डच भाषा भाषी बोलने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या कितनी है, 59%। वहीं दूसरी ओर देखेंगे कि उस देश में पूरे बेल्जियम को मिला के 1% मात्र ऐसे लोग हैं जो जर्मन भाषा को बोलते हैं। और तीसरा पॉइंट, तीसरी तरह आप देखेंगे कि बेल्जियम का जो तीसरा हिस्सा है बेलोनिया जो होता है वहाँ पे 40% लोग हैं जो फ्रेंच बोलते हैं। बड़ी ध्यान से देखिएगा। फिर आगे बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स जो है उसकी जाति बनावट क्या है उसके विषय में हम लोग देखेंगे। बेल्जियम की राजधानी जो ब्रुसेल्स है उसमें 80% लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, जबकि 20% लोग क्या बोल रहे हैं, डच भाषा भाषी बोलते हैं। दोनों का आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो यहाँ देखेंगे फ्लेमिश जो पूरे बेल्जियम में है, फ्लेमिश जो डच भाषा बोलते हैं उनकी संख्या कितनी है, 59%, और इसमें क्या है, मात्र जो राजधानी ब्रुसेल्स है उसमें 20%, और यहीं जो बेलोनिया जो क्षेत्र है वहाँ पे फ्रेंच भाषा भाषी 40% हैं, और यहाँ राजधानी ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच भाषा भाषी हैं। इस समीकरण को आप देखेंगे, इस विविधता को आप देखेंगे, जैसा कि आप मैप में भी देख पा रहे होंगे, इसका ये जो एरिया है जिसे ये जो पॉइंट है यही आपका उसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। इसके अलावा प्रिय छात्राओं आगे हम बढ़ते हैं। अब अध्ययन करेंगे कि बेल्जियम की जो जाति बनावट है वह किस प्रकार से है। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग जो संख्या में कम जरूर थे लेकिन धन, संपदा, वैभव व शिक्षा के मामले में ज़्यादा ताकतवर और समृद्धशाली थे। बड़े गौर से सुनिएगा, एक बार और सुन लीजिए। अल्पसंख्यक दोनों का जो आपने जाति समीकरण देखा तो इसमें अल्पसंख्यक कौन है, अल्पसंख्यक जो यहाँ अल्पसंख्यक है जो फ्रेंच भाषा भाषी बोलने वाले लोग हैं। हम लोग बेसिकली बेल्जियम की बात कर रहे हैं। जो बेलोनिया क्षेत्र है उसमें 40% लोग क्या बोल रहे हैं, फ्रेंच भाषा बोल रहे हैं। लेकिन वही बात इसे बता रहा है, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग जो संख्या में कम जरूर थे लेकिन क्या है 40% है, लेकिन उनकी संख्या 59 से कम है, लेकिन वे लोग क्या हैं, धन, संपदा, वैभव और शिक्षा के मामले में ज़्यादा ताकतवर और समृद्धशाली थे। इसी बात को लेकर डच भाषा भाषी जो लोग हैं जिनकी संख्या ज़्यादा है इस बात से काफ़ी नाराज़ होते हैं कि उनकी संख्या कम होते हुए भी वह
धन संपदा वैभव शिक्षा के मामले हमसे ज़्यादा क्या है, मजबूत है, स्ट्रांग है। और इसी बात को लेके उन दोनों भाषा भाषी लोगों में काफ़ी विवाद होता है, विवाद होने की स्थिति होती है, झगड़ा होने लगता है। और ये मामला सन 1950 ईस्वी से 1960 ईस्वी के मध्य इतना तूल पकड़ लेता है कि इन दोनों के मध्य तनाव बढ़ने लगता है। वहीं राजधानी ब्रुसेल्स में तनाव दिखने लगता है। वह माहौल ऐसा हो जाता है कि वहाँ गृहयुद्ध जैसा वातावरण बन जाता है। ये तो रहा बेल्जियम की जाति समीकरण और ब्रुसेल्स की जाति समीकरण का, जिसका मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब बेल्जियम की क्या समझदारी होती है ऐसे कंडीशन में, जो जहाँ पे यह गृह युद्ध होना तय होता है, वहाँ पे बेल्जियम के लोगों ने, बेल्जियम के जो नेता होते हैं, जो क्षेत्रीय नेता हैं, उन्होंने क्या समझदारी दिखाई, उस बात को इसमें हम शेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। बेल्जियम के नेताओं ने क्षेत्रीय अंतर तथा सांस्कृतिक विविधता को स्वीकारा। मतलब बेल्जियम के जो नेता थे, जो लीडर्स लोग थे, जो उस समय समाज का नेतृत्व कर रहे थे, उन लोगों ने वहाँ की क्षेत्रीय जो अंतर है और जो सांस्कृतिक जो विविधता, उसको उन लोगों ने एक्सेप्ट किया, स्वीकारा। उन लोगों ने माना, हाँ यहाँ जाति विविधता है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके बाद उन्होंने क्या किया, कितनी तीव्र सोच उन लोगों ने है, और सत्ता का किस प्रकार से शेयरिंग किया जा रहा है, सत्ता को शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा या समाज द्वारा निम्न से निम्न वर्ग के लोगों में किस प्रकार से पहुंचाया जा रहा है। जर्मन भाषाभाषी वहीं आपने देखा जिनकी संख्या 1% थी, उनको भी बेगानेपन का एहसास नहीं करने दिया गया। उनको भी इस बात का एहसास कराया गया कि नहीं, मैं भी नागरिक हूँ, इसलिए मेरा भी अधिकार होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार की अपनत्व वाली बात नहीं आई, बल्कि सबका साथ, सबका विकास वाला बात वहाँ भी देखने को मिला। इसके लिए वहाँ के नेताओं ने क्या किया, सन 1970 से लेकर 1993 ईस्वी के बीच उन्होंने 4 बार संविधान में संशोधन किया। और संशोधन किस बात की किया कि जहाँ निम्न भाषा भाषी को, जहाँ जर्मन भाषा भाषी को लगा कि नहीं, यहाँ मेरा शोषण हो रहा है, यहाँ मेरा अधिकार छीना जा रहा है, उनके हितों को देखा गया और उनके हितों को दूर किया गया कि उनको भी उस चीज़ से लाभ मिल सके। यानी कि सत्ता जो है सभी में समान रूप से स्थानांतरित होनी चाहिए। इस बात को लेके वहाँ के नेता लोग क्या किए, वहाँ के संविधान में लगातार 1993 ईस्वी के बीच 4 बार संशोधन किया ताकि देश के सभी लोग मिलजुल कर रह सके। उसमें किसी प्रकार का वैमनस्य की बात ना है, किसी भी तरह की एकांकीपन की बात ना हो, किसी भी तरह से बेगानेपन का एहसास ना हो सके और अपना विकास कर सके। अब बेल्जियम मॉडल जो आज विश्व के सामने, पूरी दुनिया के सामने एक मॉडल बनी हुई है, उसमें क्या वहाँ के क्षेत्रीय नेताओं ने क्या किया। केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच मंत्रियों की संख्या समान रखी गई। जो संविधान में जो संशोधन किया गया, वहाँ केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रखी गई। समान का मतलब क्या है कि जितने मंत्री डच भाषा भाषी के लोग चुन के जाएंगे और जितने मंत्री, उतने ही मंत्री फ्रेंच भाषी के लोगों द्वारा चुन के समान संख्या में जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जब दोनों पक्षों के, दोनों भाषा भाषी के मंत्रियों की संख्या समान होगी, किसी भी तरह से किसी का शोषण नहीं होगा, बल्कि सभी को अपना अपना अधिकार बरकरार रखेगा। दूसरा पॉइंट, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां राज्य सरकार को दे दी गई। यानी कि दूसरा पॉइंट संविधान में क्या किया गया कि जो केंद्र सरकार के पास जो शक्तियां थी, उसमें से अधिक शक्तियां, अनेक प्रकार की जो शक्तियां, उसमें राज्य सरकार को क्या कर दिया, स्थानांतरित कर दिया जाता है कि राज्य सरकार स्वतंत्रता पूर्वक अपने जो अधिकार है, अपना जो क्षेत्र, उसमें स्वतंत्रता पूर्वक अपना कार्य करे और अपने क्षेत्र का विकास करे। यहीं राजधानी ब्रुसेल्स में अलग सरकार का एक गठन किया गया और इनमें भी दोनों समुदायों के मंत्रियों की संख्या भी समान रखी गई। राजधानी ब्रुसेल्स में क्या किया गया, अलग सरकार का गठन किया गया और इनमें भी दोनों समुदायों के, यानी कि चाहे वो फ्रेंच भाषी के लोग हो चाहे डच भाषा भाषी के लोग हैं, दोनों समुदायों के मंत्रियों की संख्या समान रखी गई। और ऐसा इसलिए नहीं, ऐसा बाकायदे से वहाँ के संविधान में संशोधन किया गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट, केंद्र और राज्य सरकार के अलावा तीसरे स्तर की सरकार का भी गठन किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बेल्जियम मॉडल जो आज पूरे विश्व के सामने एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत हुआ,
एक मॉडल के रूप में उभरा, उसमें तीसरी प्रकार की केंद्र और राज्य सरकार के अलावा तीसरे स्तर की जो सरकार का गठन किया गया, जिसे हम लोग सामुदायिक सरकार कहते हैं, उसका गठन किया गया और इसे बेल्जियम मॉडल कहा गया, जो पूरे विश्व के सामने एक मिसाल बनी। और इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा को बोलने वाले भाषा भाषी लोगों ने किया। इसके अलावा परीक्षा छात्राओं, इस सामुदायिक सरकार को और जो तीसरे स्तर की जो सामुदायिक सरकार बनाई गई, उसको मुख्य रूप से 3 अधिकार दिए गए: शिक्षा, संस्कृत और भाषा, जो आज तक वहाँ नहीं थे। जो लोग, जिस भाषा भाषी के लोग अपने को बेगानापन समझ रहे थे, उन सामुदायिक सरकार को यह अधिकार दिया गया कि आप शिक्षा, संस्कृत और भाषा जैसे मामले में निर्णय लेने का अधिकार उनको दिया गया, ताकि वे स्वतंत्रता पूर्वक अपने अपने क्षेत्रों का, अपने अपने भाषा भाषी क्षेत्र के लोगों का विकास कर सके। और उपरोक्त प्रयत्नों के कारण, जो प्रयत्न वहाँ किया गया, उपरोक्त जिसका अध्ययन मैंने किया, वहाँ के लोगों ने किया, बेल्जियम में जो तनाव हुआ, गृह युद्ध का माहौल बना हुआ था वहाँ के नेताओं के कारण, वहाँ की स्थिति सामान्य हुई और सत्ता की साझेदारी हुई, यानी कि पावर ऑफ शेयरिंग, यानी कि सत्ता जो है वह निम्न से निम्न वर्ग, समाज के प्रत्येक वर्ग, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, इस उद्देश्य की पूर्ति वहाँ इस मॉडल में किया गया। और इस प्रकार से इस अनोखे और सफल मॉडल के कारण ही बेल्जियम की राजधानी जो ब्रुसेल्स थी, वह यूरोपीय संघ का मुख्यालय उसको बनाया गया। परीक्षा छात्राओं, हमें उम्मीद है कि हमने जो देने का प्रयास किया ऑनलाइन माध्यम द्वारा, वह आपको मिला होगा। जहाँ कहीं भी आपको असुविधा हुई, आप क्लास में भी हमें से पूछ सकते हैं या कमेंट के माध्यम से अपनी वो बातें हमारे तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट डे पुनः उस चीज़ को हम बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। इसका दूसरा वाला टॉपिक, अभी तो आपने बेल्जियम का उदाहरण पढ़ा, फिर दूसरा श्रीलंका पढ़ेंगे हम लोग दूसरे टॉपिक में। तो नेक्स्ट डे के लिए नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हम मिलते हैं। परीक्षा छात्राओं, आप सभी लोगों को एक बार विमल जी ऑनलाइन क्लासेज में पुनः एक बार स्वागत है। इसी के साथ हम अपनी बातों को विराम देंगे। जय हिंद, जय भारत।